बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो अहम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ जिसको इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाकर रखा गया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा जी ठीक है, 2018 के इलेक्शन की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं तो करवाएं, 2024 के इलेक्शन की भी तहकीकात करवाएं और एक गैर जानिबदार तरीक़ेकार से ये होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के चैलेंज पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि हम शहबाज शरीफ का ये चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। इलेक्शन 2018 की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तहकीकात सिर्फ 2018 नहीं बल्कि 2024 के इंतखाबात की भी होनी चाहिए। 2014, 18 और 24 इन तमाम इंतखाबात का जामे जायजा लिया जाए। ये 14 में नहीं 13 में हुए थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में सिर्फ 4 हलके खोलने का मुतालबा किया था। 4 हलके खुलने पर संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई थीं। उस वक्त की हुकूमत ने वसी तहकीकात से गुरेज किया था। 2018 के बाद इमरान खान ने हर हलका खोलने की पेशकश खुद से की थी। अपोजिशन जिस हलके की निशानदेही करती, पीटीआई हुकूमत उसे खोलने के लिए तैयार थी। 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। सियासी इंतकाम और उम्मीदवारों को जेलों में डालने के वाक़यात सामने आए। ये तो बड़ा जुल्म है। एक एक पाकिस्तानी जानता है जो कुछ किया गया 2024 के इंतखाबात में। वो कुछ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो चैलेंज करना शुरू हो गए कि जनाब सबसे पहले मेरा हल्का खोल दें, 2018 का भी खोल दें और 2024 का भी खोल दें। वो जो सियालकोट से डार फैमिली है वो कहते हैं जी हमारा इलेक्शन खोलें, 2013 का भी, 18 का भी और 2024 का भी। हर कोई ये कहता है कि हल्का खोलें। मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर है वो नवाज शरीफ का हल्का खोल दे तो पूरे इलेक्शन का पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्योंकि जिस आदमी के सर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एक्चुअली ये सारा इलेक्शन पीएमएलएन ने 2 बंदों के भरोसे पे लड़ा था, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एक नवाज शरीफ। कादी फायद ईसा भी था उस वक्त। तो इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था इन लोगों के सर के ऊपर रख के, और सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तो ये नवाज शरीफ का एक हल्का खोल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ जो पार्टी का सरबराह है वही नहीं जीता तो फिर कौन जीता? फिर तो कोई जीत ही नहीं सकता ना। अगर नवाज शरीफ खुद अपना इलेक्शन अपने ज़ाती हलके से यास्मीन राशिद के मुकाबले में हार गया तो फिर कहाँ जीतेगा? नवाज शरीफ ने 2 इलेक्शन लड़े, एक लड़ा खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा में, वो भी हार गया, और एक इलेक्शन लड़ा लाहौर में यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो भी हार गया। फिर नाराज़ हो गया। जब नवाज शरीफ साहब रुस गए तो नवाज शरीफ साहब को एक फॉर्म 47 जाली पकड़ा दिया गया। लेकिन वो फॉर्म 47 जाली जारी करने के लिए किया ये गया कि बंदोबस्त करके वहाँ से आरओ को ही तब्दील करना पड़ा, क्योंकि आरओ इतनी बड़ी धांधली के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ नवाज शरीफ का हल्का खोले सब पता चल जाएगा। ईमान ताहिर साहिबा ने भी चैलेंज कर दिया। ये अटक से इनकी एमएनए की 2 सीटें हैं। अटक में वैसे एमएनए की 2 ही सीटें हैं और वो दोनों के अंदर ये ख़ानदान बड़ा मकबूल है। वो कहती हैं चैलेंज है, सबसे पहले अटक के दोनों कौमी असम्बली के हलकों के 2018 और 2024 के फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दें। एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक वार्ड का रिजल्ट चेक कर लें। अगर सच जानना है तो फर्जी बयानात नहीं, असल रिकॉर्ड सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने दीदा दलेरी से 2024 में अवाम का मैंडेट चोरी किया, अब वही बात कि चोर मचाए शोर। बहरहाल ये एक और चैलेंज सामने आ गया। ईमान मदारी साहब भी कह रही है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि सबके हल्के खोलने के बजाय एक नवाज शरीफ का हल्का खोले। पूरे इलेक्शन में वही हुआ है जो नवाज शरीफ के हल्के में हुआ है, नवाज शरीफ की बेटी के हल्के में भी वही हुआ, लेकिन नवाज शरीफ का एक हल्का खोले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नादरीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर से भी गए हुए हैं पाकिस्तान में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करवाए जाएँ। कुछ जो मकामी लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ उलमा इकराम है वो भी कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान भी इस मामले में आए हैं, अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दिया, कुछ और लोग भी आए। अब जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं दोनों जानिब, उनसे कुछ खबरें बाहर आई हैं। मैं एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर वो उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी कोशिशें जो हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने लोगों ने भी दोनों तरफ मुज़ाकरात किए वो ये कह रहे हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो काफ़ी लचक दिखा रही है बहुत सारे मामलात में। वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो लचक दिखा रहे हैं कि ठीक है हम बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं, हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए,
हमें गद्दार ना कहा जाए, जुल्म और ज्यादती बंद की जाए और बैठकर आप हमारे मुतालबात को सुने तो सही संजीदगी के साथ, और जो हमसे वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो काफ़ी लचक दिखाती है, बातचीत करने में संजीदगी दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके वो बात करते हैं तो वो बिल्कुल लचक नहीं दिखाते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पे लिया हुआ है। उन्हें ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर में जो रजीम के ऊपर उनका हमेशा से कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल उनका चला जाएगा अगर ये लोग सस्टेन कर गए। तो उन्हें ये लगता है कि ये जो आवाज़ें उठ गई हैं आज़ाद कश्मीर से और नौजवान इनके पीछे चल पड़े हैं, ख़वातीन इनके साथ चल पड़ी हैं, बहुत बड़ी तादाद में अवाम की ताकत, आज़ाद कश्मीर के अवाम, उनकी हमायत, उनकी ताकत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल गई है। अगर ये अपने मुतालबात मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते हैं या कुछ लेकर उठते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। ये अपने बाकी मुतालबात भी पूरे करवाएंगे और हर तरह का जो कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, जिसके ज़रिए से आज़ाद कश्मीर के वसाइल पे काबू किया जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने इसको एक मौके के तौर पे लिया कि इनको मुकम्मल तौर पे कुचल दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर में कितना बड़ा जुल्म किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लगभग ये कह दिया गया एक मीटिंग के अंदर कि इनको तो एलिमिनेट करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको तो मार देंगे। और ये मुझे मेरे एक ऐसे सोर्स ने बताया जो बराह रास्त कहता है जी मेरी उन लोगों से बात हुई जो बातचीत कर रहे हैं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट इसको ऐसे ले रही है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हमारा कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, लिहाजा ये कंट्रोल के रास्ते में एक रुकावट है जो मुस्तकबिल में और ताकतवर और बड़े होते चले जाएंगे। लिहाजा इनको कुचल के ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये बच गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार और उसका सूरज ग़ुरूब हो जाएगा आज़ाद कश्मीर में, जैसा कि अमली तौर पे पाकिस्तान में हो चुका है। अब एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो ताकत के बलबूते पे उन्होंने किया। देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना वो डरा के काम चलाती है, लेकिन पिछले चंद सालों से एस्टेब्लिशमेंट मार के काम चला रही है। ये टॉर्चर कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इस लेवल तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं आती होती और ये आखिरी हरबा होता है, आखिरी हल होता है। तो इसका मतलब यह है कि अब उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है, वो गोली चलाने वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो आखिरी ऑप्शन होता है। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के लोगों को डटे रहना चाहिए मेरे ख्याल में अपने हकूक़ के लिए, और जो लोग मुज़ाकरात करवा रहे हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालना चाहिए कि आप बातचीत करें। देखिए अगर बातचीत के जरिए से आज अगर ये लोग 4 कदम पीछे भी चले जाते हैं ना आज़ाद कश्मीर के लोग, तो याद रखिएगा ये जो थोड़ा बहुत हासिल करेंगे ना यहीं से इन्हें ताकत मिलेगी और फिर ये लोग और ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आएंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी हो रही है नादरीन जो इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देती है। देखिए आज़ाद कश्मीर से पानी आता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, इसी तरह नीचे से गंदम जाती है। अब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहाँ पे नौजवान वीडियोस बना बना कर लगा रहे हैं, मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी भेजी, मैंने वो देखी वीडियोस। वो जो रास्ते आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर की जानिब, उनके ऊपर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, वो भरे हुए हैं गंदम के साथ। तो जो गंदम लोग लेकर आज़ाद कश्मीर में जाना चाहते हैं वो ट्रक रोके हुए रास्ते में, दर्जनों ट्रक हैं। अब ये गंदम जाएगी मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के अंदर, वहाँ पे आटा बनेगा, शहरियों को दिया जाएगा, तो खुराक की किल्लत कम होगी। अब वहाँ पे खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो शहरी या मैदानी इलाकों से उधर पहाड़ों की तरफ जाती हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है। इसी तरह वहाँ से बहुत सारी चीज़ें नीचे आती हैं, जिनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो पानी है, बिजली है, वो वहाँ से आती है। अब ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो पहाड़ों पे बैठे हुए लोग हैं जब वो अपने मुतालबे के लिए निकले हैं, देखिए जो लोग सड़कों पे हैं वो अब 5% होंगे, बाकी सारे लोग तो सड़कों पे नहीं आते ना। हर घर में से एक आधा आदमी निकलता है, या हर मोहल्ले में से वो 2-4 बंदों को डिप्यूट करते हैं, ये 4-5 बंदे जाएंगे एहतजाज में, हमारी नुमाइंदगी हो जाएगी। सारे के सारे लोग तो नहीं आते। अब वो जो लोग जो अपने घरों के अंदर हैं, वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा। तो गंदम के ट्रक रोके हुए हैं, बहुत अफसोसनाक बात है। इससे पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट में बताया कि लोग शिकायत करते हैं कि अद्वियात और खुराक जो आप लेकर जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों की जानिब, रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ज़ाया करवाती हैं। वो कहते हैं जी खुराक और अद्वियात ये 2 चीज़ें आप ज़ाया कर दें, ये आप आज़ाद कश्मीर में नहीं ले जा सकते। ये कितने अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। उनकी सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। ये सप्लाई बंद करके इन्होंने वो किया कि इसका जवाब ये कभी नहीं दे पाएंगे।
कल को ये कहेंगे हमने तो नहीं बंद की थी, वो तो लोगों ने बंद कर दी थी, वो तो सिक्योरिटी का रीज़न था, ट्रक लूटे जा सकते, ये बहुत 100 कहानियां सुनाएंगे, लेकिन वहां पे इस तरह कुछ भी नहीं है। हमने नहीं देखा। वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पेशन गोई की नाज़रीन सुहेल अफरीदी ने, बड़ी अजीब पेशन गोई की है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं पेशन गोई करता हूं कि अगला बजट शहबाज हुकूमत पेश नहीं करेगी। यानी उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले साल नहीं होगी, वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब पता नहीं सुहेल अफरीदी की हुकूमत अगले साल होगी या नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर भी करते थे, लेकिन गंडापुर को जब भी मौका मिला उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ था, एक बहुत ताकतवर और बहादुर आदमी वाला, लेकिन जब कभी गोली खाने का मौका आया या सामना करने का मौका आया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अनफॉर्चुनेटली जो अपने मुंह से कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा, वो वहाँ से चले गए लोगों को छोड़ के, और लोगों ने गोलियां खाई। अब सुहेल अफरीदी साहब ये पेशगोई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता सुहेल अफरीदी साहब की अपनी हुकूमत तब तक मौजूद हो या ना हो, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है ना, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फील्ड मार्शल को इतना वफादार वजीर आजम नहीं मिलेगा, इतना अच्छा अर्दली उसे कभी नहीं मिलेगा फील्ड मार्शल को। और जो फील्ड मार्शल है वो शहबाज शरीफ की और इस पूरे सिस्टम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है कि इन्हें भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर को जेल के अंदर रख के पूरी पार्टी को मारता चला जाए, मारता चला जाए, मारता चला जाए। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर तो सुहेल अफरीदी के पास ऐसा कोई आइडिया है कि ये आपस में लड़ने वाले हैं या ऐसा कुछ है कि इनका खात्मा होने वाला है, तो फिर तो वो पेशगोई कर सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता। या हो सकता है सुहेल अफरीदी के पास कोई ऐसा आइडिया हो कि बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक वो खड़ी करने जा रहे हो, मुमकिन है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम तो किया बलूचिस्तान में। बारंग बलोच साहिबा की मर्जी के खिलाफ जो वकील उनके वकील के तौर पे सामने आया था, जिसे सरकार और एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, उसका नाम है इकबाल शाह एडवोकेट। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग का सदर था बलूचिस्तान का पहले। तो तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया है, बाकायदा इस पर स्टेटमेंट जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इतला दी जाती है कि इकबाल शाह एडवोकेट को पीटीआई से फारिग कर दिया गया है, लिहाजा इसके नाम के साथ पीटीआई का नाम ना लिखा जाए। पीटीआई के ओहदेदारान, मेंबरान, कारकुनान और सोशल मीडिया ग्रुप्स के एडमिन इकबाल शाह एडवोकेट को तमाम ग्रुप से फौरी तौर पे रिमूव करें। यानी जिस जिस जगह पे ये मौजूद है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी और जगह पे, जहां जहां ये शामिल होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों में और दीगर चीज़ों में, इस आदमी को फ़ौरन निकाला जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने मारंग बलोच और बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के साथ खड़े होने का कहा था, और जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो किसी और वकील ने अपने आप को पेश नहीं किया, ये इस वकील ने अपने आप को पेश किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। नाजरीन, आलमी मंडी में तेल जो है वो अब टके टोकरी हो गया है, लगातार उसकी कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन अवाम को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। नाजरीन, इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो जंग शुरू होने से पहले जो तेल की कीमतें थी उससे भी नीचे आ गई। यानी आप यहां से अंदाजा करें कि कितना बड़ा एक डेंट पड़ा है तेल की कीमतों को। यानी जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त जो तेल की कीमतें थी उससे भी नीचे आ गई। लेकिन पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ाई गई जैसे पाकिस्तान में बढ़ाई गई। ना अमेरिका में, ना ईरान में, ना गल्फ में, ना हमारे हमसाये ममालिक में, ना इंडिया ने, ना बांग्लादेश ने, ना श्रीलंका ने, किसी ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तानी अवाम के साथ शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने किया तेल की कीमतों में। अब जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो ये पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम करने की बजाय बहुत थोड़ा सा जो है वो इन्होंने चेंज किया है। यानी जितने बड़े पैमाने पे इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी, इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर था, आलमी मंडी में उस वक्त $100 से भी ऊपर प्राइस थी, तो आज ये $73 के करीब पहुंच गई है। यानी इतनी कम कीमत हो गई है आलमी मंडी में, तो ये इमरान खान के दौर को टच नहीं कर पा रहे, बल्कि अभी भी उससे दुगने पे खड़े हैं। ये आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है, और जितनी भी आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह पे तेल की कीमत नीचे जा रही है। तमाम ममालिक रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, वो ये समझते हैं कि लोगों की जेबों से पैसा निकलवाने का ये एक बेहतरीन जरिया है कि आप तेल के ऊपर लेवी लगाएं, आप इजाफी टैक्सेस लगाएं,
आप आईपीपीज की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनकी मद के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कौम से वसूल करें, बिजली का यूनिट 4 गुना महंगा कर दें, गैस का यूनिट 10 गुना महंगा कर दें। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ एग्जैक्टली किया है। इसीलिए तो सारी गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल कर भाग रहे हैं और कोई और सरमाया लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं है, निज़ाम कानून है ही नहीं, अदलिया आपको इंसाफ देती ही नहीं है। नादरीन, अब आखिर में एक खबर आई है अमेरिका से। अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए। अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसके तहत सदर ट्रंप कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान के खिलाफ जंग शुरू अब नहीं कर सकते, और सेनेट ने ऐसी किसी भी जंगी कार्रवाई को रोकने के हक में फैसला भी दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर रद्दमल भी दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को इस हद तक दबाव में ले लिया था कि वो घुटने टेक दे और किसी भी शर्त पर राजी होने के लिए तैयार हो चुका था वो, और बरसों बाद ईरान अमेरिकी सदर का रोब मान रहा था, लेकिन सेनेट ने गलत वक्त पर जंगी इख्तियारात को महदूद करने की वोटिंग करा के दुश्मन को यह तासुर दिया कि अमेरिकी हुकूमत सदर के फैसलों के साथ नहीं है। ट्रंप ने अपनी ही पार्टी के 4 सेनेटर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ देकर ईरान का हौसला बढ़ाया, जिससे इनका काम मुश्किल हुआ है, लेकिन वो इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाएंगे। मामला यह है कि ट्रंप को अप्रूवल लेनी पड़ेगी हर हमले के आगाज में, और वो अप्रूवल उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर वो हमला कर पाएगा। तो ट्रंप के हाथ कुछ हद तक बांध दिए हैं अमेरिकी सेनेट ने। देखें वहाँ पे कैसा है कानून, रूल ऑफ लॉ कैसा है कि वहाँ पार्लियामेंट की बात सुनी जाती है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो फैसले करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे तो जनरल आसिम मुनीर जो कह देंगे वही मुल्क का कानून है, वही आइन है। नादरीन, मेनाब स्कूल में जो मासूम बच्चियों की शहादतें हैं, 168 बच्चियाँ पहले दिन शहीद कर दी गई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। और ट्रंप से जब सवाल किया गया इसके बारे में कि क्या आपने ये रिपोर्ट देखी है इस मिनाब स्कूल के इंसिडेंट के बारे में, तो उसने कहा जी कि मुझे इसके मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा, मैं नहीं जानता कि वो कभी इस मसले को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इससे भागता रहा, उससे सवालात किए गए लेकिन वो इससे भागता रहा, और डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहता है कि वो मिसाइल हमारा नहीं था जो जाकर मिनाब स्कूल के अंदर गिरा। उसने कहा जी हवा में बहुत सारे मिसाइल थे, ये था वो था, लेकिन ईरान ने यह साबित किया था कि ये जो मिसाइल है ये अमेरिकन मिसाइल हैं, और शुरू में अमेरिका की जानिब से इसका बाकायदा एतराफ़ किया गया था कि मिसाइल अमेरिका की जानिब से चला था जो आकर मिनाब स्कूल पे गिरा। अब ये एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जवाब आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।